अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो मोदी आएगा। तो दोस्तों, हाल ही में आपने जेन-ज़ी प्रोटेस्ट देखे होंगे जिसमें मोदी गवर्नमेंट और उनकी नीतियों की काफी आलोचना हुई। पीएम मोदी को कई सारी गालियां दी गई, तोड़फोड़ की गई और बहुत कुछ। सरकार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के बाद भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी गवर्नमेंट को आने वाले चुनाव को जीतने में कोई कठिनाई होगी। इवन इंस्टाग्राम पर पीएम की रील ने जो कहर ढाया उसकी चर्चा होने लगी और प्रोटेस्ट के रिजल्ट को देखकर लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट से मोदी गवर्नमेंट और ज्यादा मजबूती होगी। इस वीडियो में जानेंगे ऐसा क्यों होने जा रहा है, क्यों बीजेपी मोदी गवर्नमेंट आगे चुनाव लड़ेगी और चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री भी करेगी। हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। पहले बात करते हैं जेन-ज़ी प्रोटेस्ट की। आपने देखा होगा कितने स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। पर क्या बीजेपी ने इस तरह के प्रोटेस्ट को पहली बार डील किया है? क्या इतना बड़ा प्रोटेस्ट उनके सामने पहली बार हुआ है? चलो दोस्तों, हम आपको इसी तरह के एक बड़े आंदोलन के बारे में बताते हैं। ये आंदोलन था गुजरात का पाटीदार आंदोलन। इन फोटो और वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह आंदोलन कितना बड़ा था। इस आंदोलन में लाखों लोग एक युवा लड़के हार्दिक पटेल की बात सुन रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि इस आंदोलन की एक सभा में 3 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और आंदोलन के नेताओं का कहना है कि ये संख्या 20 लाख तक थी। पूरे गुजरात में तो इस आंदोलन से लाखों लोग जुड़े थे। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। इस आंदोलन का युवा नेता हार्दिक पटेल बोल रहा था और सभी लोग उसकी बातों को सुन रहे थे और इस समय हार्दिक पटेल की उम्र मात्र 22 साल थी। यह आंदोलन मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ था। इस आंदोलन में 15 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बूढ़ों ने हिस्सा लिया था। लाखों लोग सड़कों पर आकर बीजेपी गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। गुजरात की बीजेपी सरकार को चुनाव हराने के लिए पूरी कोशिश की गई। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर ने गुजरात की सभी जातियों को और समूहों को मोदी सरकार के खिलाफ कर दिया था। कांग्रेस ने भी इन तीनों नेताओं का पूरा साथ दिया। 2017 आ रहा है, कादर में कीचड़ नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। अगर इन लोगों के हित की बात हुई तो फिर से उगाएंगे वही कमल, शानदार से आन से। अगर इन लोगों के हृदय पर, इन लोगों के दिल के पर एक भी तर का चोट आया है ना, तो उखाड़ कर फेंक देंगे सभी को। पर देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से इस एक आंदोलन के होने के बाद भी, इन तीनों नेताओं के साथ में खड़े होने के बाद भी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई और ये तब हुआ जब 20 सालों से गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही थी। सत्ता विरोधी लहर होने के बाद भी कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पाई और आज इस आंदोलन को हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए और आज 10 साल पुराने पाटीदार आंदोलन के हीरो हार्दिक पटेल का नाम कहीं सुनने को भी नहीं मिलता। તમને તો ખબર છે, આ તમારા નરેન્દ્રભાઈ, તમને કોઈને એમ ના થાય કે પ્રધાનમંત્રી આયા છે, તેમને એમ જ થાય કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ આયા છે અને નરેન્દ્રભાઈને તમે ઓળખો છો, એકવાર સંકલ્પ લે એટલે પૂરો કરીને રહે। तो जिस मोदी और शाह ने इतने बड़े आंदोलन से निपट लिया, उनके लिए सीजेपी प्रोटेस्ट तो बच्चों का खेल है। तो इसलिए इस तरह के प्रोटेस्ट से बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत इस प्रोटेस्ट में जिस प्रकार की भाषा और नारों का प्रयोग किया गया है, उसके कारण बीजेपी का वोटर बीजेपी को और ज्यादा मजबूती बनाएगा। और दोस्तों, इस प्रोटेस्ट से पब्लिक के बीच जो मैसेज गया है वो लोगों को ज्यादा गर्म नहीं कर पाया। प्रोटेस्ट ने लोगों को गर्म करके ही छोड़ दिया। तो मुश्किल से महीने में 1-2 बार कर पाते हैं, अब ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। प्रोटेस्ट करने वालों ने जितना सोचा था, ये प्रोटेस्ट उतना बड़ा हो ही नहीं पाया। प्रोटेस्ट में पीएम को गालियां दी गई, सेना को गालियां दी गई, पुलिस को गालियां दी गई और जो छवि जेन-ज़ी के लोगों के बीच बनी वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले आधे जेन-ज़ी माफी मांगते फिर रहे और आधे एफआईआर करवा के थानों के चक्कर काट रहे। लोगों को पता है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, बहुत सारी कमियां है। स्टूडेंट का सरकारों से नाराज होना जायज था, पर किसी को गाली देना और देश के वोटर को कम अक्ल या अंधभक्त बोलना देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की बात
बात करना, ये सारी बातें लोगों को कहीं न कहीं दुखी करती है, उन्हें चोट पहुंचाती है। जो लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, और लोकतंत्र ओपिनियन से चलता है, जिसका ओपिनियन जितना मजबूत उन पर उतना ही विश्वास किया जाता है। और इस तरह के प्रोटेस्ट करने से ना लोगों का अच्छा ओपिनियन बन पाएगा और ना ही प्रोटेस्टर पर विश्वास बनेगा। और विश्वास तो क्या ही बनेगा आर्मी वालों को गालियां बकने से। लोकतंत्र का मतलब किसी किताब को हाथ में लेकर लहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मतलब लाइनों में खड़े होकर अपने वोट का सही उपयोग करके अपने नेता को चुनना है, जो आपके बीच ओपिनियन बना पाया हो, जो सरकार को अच्छी तरह से चला सकता है। और फिर अगर वो काम नहीं करता है तो लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। पुलिस, आर्मी या देश के वोटर को गालियां देना या फिर देश को नेपाल या बांग्लादेश की स्थिति में ला देने की बात करना, ये कहीं से भी लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बनेगा। शायद जेनजी ने अपनी पूरी उम्र में कोई दंगा या धारा 144 लगते हुए नहीं देखी। उन्हें क्या ही पता होगा कि ऐसी स्थिति में क्या क्या होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति में आपको क्या क्या सहना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, तो आप जो रील्स और वीडियो डाल पा रहे वो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। स्थिति ज्यादा बिगड़ने पर आपके घर की लाइट्स भी कट हो जाएगी, क्योंकि बिजली विभाग के अधिकतर लोग काम करना बंद कर चुके होंगे। कई जगहों पर खाने की सप्लाई भी रुक जाएगी। खाना, सब्जियां, राशन तक आम लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग राशन खरीद भी पाएंगे तो वो इतने महंगे दामों में मिलेगा कि आपकी सेविंग खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि ऐसी भयावह स्थिति के बाद शायद पानी की सप्लाई तक बंद हो जाए, अस्पतालों में दवाइयां नहीं पहुंचेगी। दंगाइयों के डर से कई डॉक्टर भी अस्पतालों में जाने से डरेंगे। ऑफिसेस में काम बंद हो जाएगा, कई लोगों की सैलरी आना भी बंद हो जाएगी। कई लोग सही समय पर सही इलाज ना मिलने के कारण मारे जाएंगे। जहां हुड़दंगियों को मौका मिलेगा वो घरों में घुसेंगे, घरों के लोगों को लूटेंगे और कई महिलाओं को मार दिया जाएगा, कई महिलाओं के साथ रेप किए जाएंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई पुलिस आपकी मदद करने के लिए नहीं आ पाएगी। दंगाई अपने तरीकों से शहरों को कंट्रोल करेंगे और उसके बाद अब एग्जाम तो भूल ही जाओ, आपके कॉलेज, स्कूल तक नहीं खुल पाएंगे। लाखों बच्चों के 3-4 साल इन्हीं दंगों में बर्बाद होंगे। जब तक स्थिति शांत नहीं हो जाएगी, तंत्र वापस से ठीक तरह से काम करना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि चुनाव करवाने में और सरकार चुनने में बहुत समय लगेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो जो नेपाल में हुआ था वो हो सकता है इंडिया में भी हो। यही मौजूदा हालत आपने म्यांमार में देखी, बांग्लादेश में देखी। तो आपको उकसाने वाले अधिकतर लोग विदेश भाग जाएंगे और आपकी जिंदगी तहस नहस कर जाएंगे। कुछ नासमझ लोग इस तरह की बातें करते क्योंकि उन्हें स्थिति का अंदाजा नहीं होता, पर देश में बैठे समझदार वोटर इस स्थिति को कभी नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं लोकतंत्र का असली मतलब लोगों को उकसाकर दंगा भड़काना तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि चुनाव आने पर वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करना होता है। लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र ही लोकतंत्र है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट से मोदी सरकार को कोई फर्क पड़ेगा। आपकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। किस पार्टी को सपोर्ट करते ये भी बताइएगा, यदि प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते तो ये भी बताइएगा। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ जानकारी भरे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। न यहाँ कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं।